आप देख रहे हैं सच का अंश न्यूज चैनल सच के साथ। और मैं उनकी बातों से पूर्णतः जानकार हूँ और पूर्ण संतुष्ट भी हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको भी न्याय की आवश्यकता है। वकील को ये सीओ साहब से सामने मैं ललितपुर की बात कर रहा हूँ, ये ललितपुर में भी जब आप यहाँ होते हैं, सड़क पर होते हैं आपका अधिकारी या पुलिस जन, तो वो वकील का नमस्ते करता है। कोर्ट में आता है तो वकील का नमस्ते, अगर वो ही वकील कोतवाली भूल के पहुँच जाता है तो वो पहचानने से मना करते। तो जिस बिहेव उस वकील के साथ करते हैं वो निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और ये खासतौर से घटना ललितपुर की है, ये खासतौर से घटना ललितपुर की है। यहाँ वकील के लिए अपराधी मान, हर वकील कोई भी व्यक्ति, ना वकील और ना पुलिस, व्यक्ति अपराधी होता है, कौम अपराधी नहीं होती है। हम पुलिस कौम के खिलाफ नहीं है, हम उन पुलिस वालों के खिलाफ है जो अपराधी है और जिनका संरक्षण हमारे अधिकारी दे रहे हैं और जिनको उनको छिपा रहे हैं, बचा रहे हैं, हम उनके विरोधी हैं। हमारे साथियों के साथ जितना अन्याय हुआ है या वकीलों के साथ, मैं ये देख रहा हूँ, अगर ये न्यायपालिका ना होती या हमारे चीफ जस्टिस ने ये आदेश नहीं किया होते तो आज वो ही जो अपराधी पुलिस जन है जिन्होंने हमारे वकीलों के खिलाफ मुकदमे लगाए, हम अंदर होते, जेल में होते। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ने हमें प्रदर्शन दिया, हमारी अदालतें वकीलों का सम्मान करती है। मैं सीओ साहब की बात से पूर्णतः संभव हूँ, मैं एसपी साहब के व्यवहार से भी परिचित हूँ, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि जो बात आज आपने यहाँ मंच से सार्वजनिक रूप से कही, ये बात आप अपने थानेदार कोतवालों वहाँ सब इंस्पेक्टर को समझाएं कि वकील कोई अपराधी नहीं होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है, पढ़ने होता है। अगर आप उसे कोतवाली नहीं बैठा लो, कुर्सी पर मत बैठा लो, लेकिन उसके साथ मिसबिहेव मत करो, क्योंकि अगर वो मिसबिहेव पे उतरा जाएगा तो तुम्हारे स्टार खींचने में ज़्यादा टाइम ही लगेंगे, या 60 साल के बाद जब वो यहाँ बुलाएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा कि वकील कौम क्या होती है। इसी शब्दों के साथ मैं सीओ साहब का, कप्तान साहब का, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी इस बात पर सीओ साहब जरूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्लीपर कोच में कैसे घुसे, क्या होगी लड़ाई, तो बोले ये गलत है कि नहीं है। और अगर ऑटो में बैठ जाएंगे तो पैसे ही नहीं देना है, फल फ्रूट वाले के पास गए, खाली है, पैसे ही नहीं देना है, हर जगह फ्री की जुगाड़ देखते हैं। हम सीओ साहब से हम निवेदन करेंगे, वो काफी सरल दिल इंसान है, कि सारे घटनाक्रम पे अपने 2 शब्द रखें बिल्कुल ईमानदारी के साथ। जय हिंद। आदरणीय सीओ साहब हड़ताल ही है, आदमी जा रहे हैं अपनी हमारे सभी सम्मानित अधिवक्तागण, बार एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी, सचिव महोदय, महामंत्री जी, जितने भी हमारे साथी हैं, मैंने जो पुलिसिंग पढ़ी है सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार, पुलिस के मुख्यतः 3 कार्य उसमें बताए गए हैं: प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन। न्यायिक प्रक्रिया में चलते हुए सबसे पहले अपराध होने ही न पाए, इसके लिए पुलिस को कार्य करना होता है, चाहे वो गश्त के माध्यम से करे, पिकेट लगा करके करे, 107-16 के माध्यम से करे, 151 के माध्यम से करे, अपराध होने ही ना पाए, इसके लिए सबसे पहले प्रयास करना होता है। दूसरा कार्य है कि यदि इतने के बावजूद भी कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध को डिटेक्ट करना होता है, उसका अनावरण करना होता है। अनावरण करने के लिए हमें विवेचना करनी पड़ती है एफआईआर के बाद, और उस विवेचना के बाद माननीय न्यायालय में आरोप पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ता है। वहां से शुरू होती है प्रोसिक्यूशन की कहानी। भारतीय न्याय प्रणाली इस अनुरूप बनाई गई है जिसमें किसी भी दशा में
एक निर्दोष व्यक्ति को सजा न होने पाए, 99 दोषी छूट जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराध करने वाला फिर अपराध करेगा, फिर चंगुल में फंसेगा। लेकिन अगर एक निर्दोष फंस गया, गलती से भी उसको सजा हो गई, तो इस पूरी न्याय व्यवस्था पर से उनका ईमान हट जाएगा, विश्वास हट जाएगा। और उस कड़ी में सबसे अधिक छन्नी का जो कार्य करता है वो हमारा अधिवक्ता संघ है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि पुलिस एक पक्षकार है, वो है अभियोजन पक्ष। बाकी जो कुछ भी न्याय रखना, उसमें अभियोजन पक्ष का मतलब पुलिस वाले भी कई बार अभियुक्त बन जाते हैं, वो भी आप ही के माध्यम से अपने न्याय की गुहार लगाते हैं, उनके लिए कोई अलग से न्याय व्यवस्था नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि हमारा समुदाय जब व्यापक होता है, पांचों अंगुलियां परिवार में बराबर नहीं होती हैं, सदस्य हमारे परिवार में एक समान नहीं होते कि पिता के 5 बच्चे हैं, कोई अधिवक्ता है तो कोई पता चला कि ठेकेदार है, और कोई उसी में से चोर और उचक्का भी बन चुका है। इस चीज को हमें कंट्रोल करने के लिए ही इस न्याय व्यवस्था को बनाया गया, जिसमें चतुर्थ स्तंभ के रूप में न्यायपालिका है, और इस न्यायपालिका का बिल्कुल मूल आधार हमारा अधिवक्ता संघ है। अब इतने बड़े संघ को लेकर के चलने में छोटी मोटी त्रुटियां किसी भी लेवल पर हो जाती हैं, मैं उससे गुरेज बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर लाख ट्रेनिंग, लाख प्रशिक्षण के बाद भी वही आईपीसी हर व्यक्ति पढ़ता है। मैं जो अभी रखने जा रहा हूँ मुद्दा, आपको विद प्रूफ आपको दिखाता हूँ। मेरे एक अधिवक्ता साथी ने बस उसी चीज को मैं दिखा रहा हूँ। मेरे एक अधिवक्ता साथी ने जनपद मैनपुरी से वो पोस्ट डाली थी मुझे, सीनियर एडवोकेट हैं ईश्वर दयाल यादव जी। उन्होंने ये डाला कि देखिए लखनऊ में कैसे यह सीनियर अधिवक्ता के साथ बदसलूक किया जा रहा है। मैंने लिखा दुखद है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लिखा थैंक यू सर। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कहीं अलग से हैं, बाकी चीजें हम लोगों के बीच से ही हैं। अभी आपके यहाँ आने से पहले मैं एक चर्चा कर रहा था मैनपुरी का ही। मैनपुरी के कोर्ट नंबर 4 में एक अभियुक्त के द्वारा अपने पैर में गोली मार ली जाती है, जिस दिन उसको सजा होने की होती है। अचानक अफरा तफरी मचती है, जज साहब भाग करके चैम्बर में जाते हैं, कोर्ट साहब कहीं और जाते हैं, बाकी कहीं और जाते हैं। जो कोर्ट मुहर्रिर है वो किसी तरह से अभियुक्त को पकड़ता है। इसके बाद आनन फानन में जब सारी चीजें की जाती हैं तो एफआईआर दर्ज होती है। हमारे कप्तान साहब सुरक्षा में लगे 11 पुलिस कर्मियों को उसके साथ सह अभियुक्त यानी 120B का मुलजिम बना करके और कोर्ट भेजते हैं कि इनको भी सजा होनी चाहिए 307 में। उस समय मैनपुरी के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने बार के सभी पदाधिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों के लिए खड़े होते हैं कि आखिर इनकी लापरवाही हो सकती है, लेकिन 307 में इनकी सहभागिता आप कैसे सिद्ध कर देंगे? हम 307 में इनको जेल नहीं जाने देंगे, और मजबूर किया वहां सीजीएम साहब को बेल देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपस में कुछ चीजें होती हैं जिसको लेकर के क्लैश भी होता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कोऑर्डिनेशन से होता है, एक दूसरे के सहयोग से होता है, और तभी जाकर के आम भारतीय को न्याय मिल पाता है। अन्यथा की दशा में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती रह जाती। कभी इस न्याय प्रणाली में किसी को न्याय नहीं मिल पाता। आप साथ खड़े हैं, हमसे अगर ईमान से पूछेंगे तो मेरा कर्तव्य बताएगा कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ, किस दिल का इंसान हूँ। ये कोई छुपी चीज नहीं रह जाती है। 2-4 महीने मैं आवरण ओढ़ सकता हूँ अपने को छुपाने के लिए, 2-4-5 महीने के बाद अपने आप बिल्कुल खुली किताब की तरह हर अधिकारी का जर्रा जर्रा वाकिफ हो जाता है, हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है वो बात। तो मेरे लिए भी ये लागू है। रही बात की कप्तान साहब हर पल की खबर यहाँ से लेते रह रहे हैं। उनकी आवश्यकता, चूंकि उनको मालूम है कि हमारे यहाँ के बार और पुलिस कर्मियों में किसी प्रकार का कोई मतभेद और द्वेष नहीं है, इसलिए आने की उनकी आवश्यकता उनको नहीं प्रतीत हुई। अदरवाइज अगर यहाँ की बात होती तो आप विश्वास माने मुझसे पहले संभवतः हमारे पुलिस कप्तान यहाँ आपके बार में खड़े मिलते आपको। ये चूंकि प्रदेश स्तर का मामला है, इसलिए हम लोगों पर विश्वास करते उन्होंने कहा कि आपका समन्वय है, आप अपना स्थापित करे रखिए। आपस में हम लोगों का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं
होना चाहिए। कोई भी वादकारी इस नाते से नहीं भटक जाना चाहिए कि भाई उसको आज न्याय मिल सकता था और इस कारण से राष्ट्रीय लोक अदालत भी है और फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि किसी धड़े के द्वारा हमारा आंदोलन अपना किया जा रहा है, एक अंग के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसमें समन्वय स्थापित करते हुए लगातार हम लोग टच में हैं। अध्यक्ष जी से बात हुई, बाकी हमारे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं उनसे भी बात हुई और उन लोगों के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि जो भी वादकारी आएगा अपना जाकर के वो न्याय प्राप्त कर सकता है, उसके लिए हमारा विरोध नहीं। हम सिर्फ अधिवक्ता अपना कोई किसी प्रकार का इसमें सहयोग नहीं करेंगे, इस बात पर इसमें कहा गया है। ये बिहार राज्य का हो सकता है, ये इसमें हो प्रदेश या देश स्तर पर कई जगहों पर ये छोटी छोटी घटनाएं होती हैं और कई बार होता है कि मीडिया में भी हमारे साथी उन चीजों को तब अपना हाइट अपना पकड़ाने की कोशिश करते हैं जब एक तरह की घटना घट जाती है। जैसे रेप की कोई घटना अगर एक बार घटेगी तो लगातार उसको चलाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको हाइप मिलती है, तो वो उनकी अपनी कर्तव्य निष्ठा है, इसलिए उस पर आगे बढ़ते हैं। हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है, ललितपुर की जो न्यायप्रिय यहाँ की न्यायपालिका है और अधिवक्ता बार संघ है, हम लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ये हमारी अपनी इच्छा है और इसके साथ बार से मांग भी है। अगर मेरे लिए स्तर पर या जनपद पुलिस ललितपुर के स्तर पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप हो, कोई पटाक्षेप हो, उसको आप लोग रख सकते हैं। मैं तत्काल उसको अपने कप्तान साहब के संज्ञान में लाते हुए निस्तारित कराने का पूरा प्रयास करूंगा। दिन हो गए, कोई भी किसी तरह की गवर्नमेंट ने कोई भी सकारात्मक माने उनका वो संदेश नहीं आया है कि जिससे हम लोग माने रुके। इसी तत्वाधान में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया था कि राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया जाए, तो उसके तहत आज हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं और अपने वकील शांतिपूर्वक ढंग से ढंढाने को बैठे हैं और किसी बातकारी को नहीं परेशान कर रहे हैं। केवल अधिवक्ता नहीं जाएंगे। मामला क्या है, किस वजह से हो रहा है मामला, पूरा मामला क्या है? मामला हमारी जो मांगे है, जो वहाँ पर हापड़ में जो लाठीचार्ज हुआ था, हमारे उनमें दोषी लोगों को के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा मामला जो है हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। तीसरा, अगर जो अधिवक्ता वहाँ घायल हुए उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए और अधिवक्ता के जो रोज़ घटनाएं हो रही हैं अपने यहाँ भी हो रही हैं, जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये हम लोगों की मांग है। फिलहाल गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम एक मांग हमारी जो है, एक दो मांग तो कम से कम सुने, लेकिन अभी तक 6 दिन में गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई मांग नहीं सुनी। केवल लोक अदालत का आप लोग बहस कर रहे हैं कि सामान्य न्यायालय चल रहा है उसका? नहीं, हमारा तो पूरा बहिष्कार चल ही रहा है। आज हमारे सोमवार से